नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए सत्र में। तो पिछली कक्षाओं से हम आदिकाल को पढ़ रहे थे और आदिकाल का जितना भी साहित्य था, जितनी परिस्थितियां, प्रवृत्तियां, काल विभाजन, फिर नामकरण इत्यादि जो कुछ भी था हमने अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है, मतलब आप ये मान लीजिए कि जितना भी आदिकालीन साहित्य था या जितना भी आदिकाल के बारे में हमें पढ़ना चाहिए था, हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी रचनाएं और रचनाकार हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो आज की हमारी ये कक्षा होने वाली है, यह आदिकाल को लेकर अंतिम कक्षा होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जो अपभ्रंश भाषा में रचनाएं लिखी गई आदिकाल में, उनके बारे में पहले बात करेंगे। और उसके बाद जो आदिकाल में गद्य की रचनाएं लिखी गई उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपभ्रंश रचनाओं के बारे में। तो यदि अपभ्रंश रचनाओं में सबसे पहली रचना की बात करें तो वह आती है जोइंदू, या जिन्हें योगेंद्र भी कहा जाता है। उनकी दो रचनाएं हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। पहली है परमात्म प्रकाश और दूसरी है योगसार। ठीक है, जोइंदू या योगेंद्र की ये दो रचनाएं हमें अपभ्रंश साहित्य में प्राप्त होती हैं। ठीक है, और यदि इनकी बात करें योगेंद्र की, या जिन्हें जोइंदू कहा जाता है, तो अपभ्रंश में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो दोहा छंद है वह अपभ्रंश भाषा में उसका प्रयोग हमें सबसे पहले इन्हीं की रचनाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो हमारे दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं अपभ्रंश के, वे आते हैं स्वयंभू। ठीक है, जिनकी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह हैं पौंगचर्यू, रिठनेमिचर्यू और स्वयंभू छंद। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इन्हें जैन साहित्य का प्रथम कवि भी माना जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। वैसे तो हमने पहले भी स्वयंभू के बारे में बात की है, लेकिन जो इनकी ये रचनाएं हैं रिठनेमिचर्यू और स्वयंभू छंद, इनको भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं पुष्यदंत के बारे में। ठीक है, और जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है महापुराण, णयकुमार चर्यू और जसहर चर्यू। ठीक है, इनकी ये तीन रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। और जो महापुराण है, ये पहली बात तो जो महापुराण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा जाता है और एक और प्रश्न परीक्षाओं में अत्यधिक बनता है कि जो महापुराण है उसमें कितने पुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। तो महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। और इसके बाद जो पुष्यदंत हैं, इनकी अगर उपाधियों के बारे में बात करें तो इन्हें अभिमान मेरु या काव्य रत्नाकर भी कहा जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। इसके बाद जो हमारे अगले कवि आते हैं वे आते हैं धनपाल, और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वह है भविष्यत कहा। और यदि धनपाल की बात करें तो जो मुंज कवि थे उन्होंने धनपाल को सरस्वती की उपाधि दी है। ठीक है, यानी कि जो मुंज कवि थे उन्होंने सरस्वती की उपाधि दी है धनपाल को। ठीक है, और जो हमारे अपभ्रंश साहित्य के जो अंतिम रचनाकार आते हैं वह आते हैं हेमचंद्र, जिनकी जो सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना है वह है शब्दानुशासन। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। और एक बात इसमें और ध्यान में रखना कि जो हेमचंद्र हैं उन्हें प्रकृत का पाणिनि कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान में रखना। और यदि इनके अन्य ग्रंथों की बात करें तो इसमें योग शास्त्र, छंदानुशासन और देशी नाममाला कोश आते हैं। ठीक है, ये तीनों ग्रंथ भी आप याद रखना। तो ये तो हो गई अपभ्रंश रचनाओं की बात। अब बात करते हैं जो आदिकाल में गद्य की रचनाएं लिखी गई उनके बारे में। तो अब यदि आदिकालीन गद्य साहित्य की बात करें तो उसमें हमें मुख्यतः तीन रचनाएं देखने को मिलती है। सबसे पहली है राउलवेल, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण और फिर वर्ण रत्नाकर। ठीक है, और यदि राउलवेल की बात करें तो इसके जो कवि हैं वह रोड कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। और जो ये राउलवेल है यह एक गद्य पद्य मिश्रित रचना है। ठीक है, यानी कि इसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया गया है। और अब यदि इसकी विषय वस्तु के बारे में बात करें तो जो राउलवेल है उसमें एक राउल नाम की नायिका है जिसका कि नक्षिक वर्णन हमें इस रचना में देखने को मिलता है। ठीक है, और
इसमें एक बात और ध्यान रखना कि जो हिंदी में जो नक्षिक वर्णन की परंपरा का आरंभ है वह भी इसी राउलवेल से माना जाता है। ठीक है, ये दोनों बातें आप ध्यान में रखना। ठीक है, और जो हमारी अगली रचना है वह है युक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसके की कवि माने जाते हैं दामोदर शर्मा, जो कि गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। ठीक है, या सभापति थे। ठीक है, और यह जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। और जो हमारी अंतिम रचना आती है, अंतिम प्रमुख रचना आती है आदिकालीन गद्य साहित्य की, वह आती है वर्ण रत्नाकर। और यदि वर्ण रत्नाकर की बात करें तो इसके जो लेखक हैं वह थे ज्योतिश्वर ठाकुर, जो कि एक मैथिल के कवि थे। और ये जो वर्ण रत्नाकर है यह भी मैथिली भाषा में ही लिखी गई है। ठीक है, और यदि हम इसमें एक बात और देखें तो इसकी जो भाषा है उसमें कवित्व के साथ साथ, यानी कि जो कवित्व का गुण होता है और जो अलंकारिकता का गुण होता है, उसके साथ साथ तत्सम शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है वर्ण रत्नाकर में। ठीक है, तो साथियों ये थी आज हमारी आदिकाल को लेकर अंतिम कक्षा, और अगली कक्षाओं से अब हम शुरू करने वाले हैं हिंदी साहित्य का भक्ति काल। ठीक है।